हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स देखने वाले हैं। फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो पहले की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन से एग्जाम? आरआरबी के एग्जाम्स। इट मींस रेलवे के क्वेश्चन जो है हमने उठाए हैं और उन्हीं को हम देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है। और किस तरीके के पूछेंगे उनके हम ऑप्शन से कंसेप्ट में भी जाएंगे कि क्या कंसेप्ट लग रहा है क्वेश्चन में और उसके ऑप्शन से किस तरीके के क्वेश्चन नए फॉर्म हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती हूं तो वहां पर उतने ही क्वेश्चन नहीं, उन क्वेश्चन से क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं ना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है वो नहीं कैच करना है, उसके अलावा उन क्वेश्चन से नए क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? तो चलिए आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि बच्चे क्विक रिवीजन भी चाहते हो ना तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। वीडियोस को क्या है कि आपके जो भी मतलब कंसेप्ट के साथ साथ क्या होगा, क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है कह रहा है। एक बात बताइए मुझे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी मैं आपसे पूछूं तो कहोगे मैम ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, कैसे हम बताएंगे कितना दूरी है। तो बच्चों ये जो दूरी है ना, इसलिए पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है इसको हम क्या मीटर में मेजर कर सकते हैं? अरे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। क्या किलोमीटर में मेजर करते हैं? बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन एलिमिनेशन पहले देखते हैं कि फिट बैठ रहा है कि नहीं। क्लियर? अब जैसे है यहाँ पर जूल, लास्ट ऑप्शन है आपका जूल। तो जूल किसका मात्रक है? यूनिट है एनर्जी का मात्रक है। क्लियर? एनर्जी का मात्रक है जूल, या कहें ऊर्जा का मात्रक। तो ये तो है नहीं। नेक्स्ट है आपका केल्विन, तो ये भी किसका है बच्चों? ये ताप का है या टेम्परेचर का है। तो ये हो गया टेम्परेचर का मात्रक, यानी कि ये भी जो होगा आपका ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इट मींस इट इज रिलेटेड टू लाइट। क्लियर? लाइट या कि मैं कहूं प्रकाश से। तो क्या यहां पर अपना कौन सा ऑप्शन बच रहा है? यहां पर अपना एक ही ऑप्शन बच रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यदि हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाते तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन एक बात समझिए, यदि हमें नहीं पता है, हमें डायरेक्टली पता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी है ना बच्चों, ये ना मीटर में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? एक्चुअल में जो होती है 147.14 मिलियन किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, मिलियन किलोमीटर। क्लियर? मिलियंस में है दूरी, इतनी लंबाई है तो मीटर में कैसे बताओगे? तो इसीलिए इसको लाया गया कि भाई कोई ऐसी यूनिट ले आते हैं जो थोड़ा सा उसको शॉर्ट करे, है ना। इतनी बड़ी लंबाई बताने में इजी नहीं है, इसलिए लेकर के आया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही बताता है कि आपका जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी है उसको हम किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, एक बनता है लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से, दूसरा क्वेश्चन बनता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो बच्चों समझना होगा कि दोनों ही चीजें क्या है, दोनों में डिफरेंस भी क्या है, ठीक है। उनको आपस में साथ में हम रिलेटेड नहीं कर देंगे। तो बढ़िया इजी क्वेश्चन था, हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे। क्या मैम ने जब पढ़ाया है तो पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहूं तो मास क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम बोले या आप इसको हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे? आप कहोगे द्रव्यमान बटे आयतन। क्या कहोगे बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। पूछ रहा है ये द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है। क्लियर? द्रव्यमान बटे जो आयतन है ना आपका, ये क्या कहलाता है? अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं। ऑप्शन में जितनी भी चीजें हैं उनको अपन देखते हैं। क्लियर? पहला है फोर्स, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। क्लियर? कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। क्लियर। नेक्स्ट है घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। दिस इज द इंपॉर्टेंट। दिख रहा है ना आप लोगों को? अच्छा कलर चूज कर लें, ठीक है। अब दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और पहला ऑप्शन था आपका फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आप ही बताइए मुझे, आप बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन सी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब नेक्स्ट टाइम घनत्व नहीं पूछेगा आपसे, डेंसिटी। नेक्स्ट टाइम प्रेशर पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर। तो आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टरों द्वारा वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विच टाइप ऑफ वेव्स इज यूज्ड टू पेनिट्रेट हार्ड ऑब्जेक्ट एट हॉस्पिटल्स एंड द एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट एंड हॉस्पिटल्स में हमको पता है हार्ड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट किया जाता है। कई बार आप बढ़िया स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते हो गया एक्सीडेंट, हड्डियां टूट गई। ठीक है, सपोज करो पैर की हड्डी थोड़ी सी टूट गई। अब आप हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलेगा? चलो भाई एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे करवाते हैं तो क्या होता है, हम अब एक्सरे, आप एक बात बताओ कि आपको पता है कि अभी हड्डी टूटी है कि नहीं? अब आपने जब एक्सरे करवाया तो उस बॉडी के अंदर जो बोन्स है, हमारी मसल्स के अंदर जो बोन्स है, उनको देख करके पता चल जाता है हमको एक्सरे के थ्रू कि हड्डियां टूटी हैं या नहीं। तो क्या हो रहा है, यानी कि हॉस्पिटल और एयरपोर्ट में भी किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। अरे साउंड वेव्स का थोड़ी यूज किया जाता है बच्चों, नहीं किया जाता। ना साउंड वेव्स का किया जाता, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ना मैकेनिक्स का। हमारा यूज किया जाता है एक्सरे वेव्स का। वैसे भी हॉस्पिटल्स आ गया तो आप एक्सरे बड़े आसानी से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बाकी कोई ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग वाले नहीं थे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इतने छोटे, इतनी बारीकियां होती हैं कि कई बार हमको लगता है ये कैसा क्वेश्चन बन गया यार। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि एकदम इजी लगेगा हमें, लेकिन ऑप्शन देखकर तो हमारी हवाइयां उड़ जानी है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में पहले पूछ रहा है चाकू किसका उदाहरण है? लीवर, वेज, इंक्लाइन प्लेन या कि पुली। अब यदि किसी ने पहले से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रखा है तो वो ऑप्शन में आंसर नहीं दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता। तो किन्हीं भी चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। हमें हर एक चीज, चाहे वो इजी हो या हार्ड हो, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। पहले आप समझ लीजिए बच्चों कि ये जो चारों एग्जाम्पल है ना, ये चारों एग्जाम्पल एक्चुअल में है क्या, है ना। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं बच्चों कि जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो चाकू है, चाकू से पहले हम ये देखते हैं। क्लियर। देखो इसमें है, यदि लीवर टाइप आपका कोई भी इक्विपमेंट है तो वो कैसा दिखता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इन 6 में से किसी में से भी बना लेगा। क्लियर। इंक्लाइंड प्लेन तो दिख रहा है बड़े ही आसानी से कि इंक्लाइंड है कोई वस्तु, क्लियर, किसी एंगल पर। तो इंक्लाइंड प्लेन में सीढ़ी वगैरह या फिर और भी कोई ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो इंक्लाइंड होंगे, तो इंक्लाइंड प्लेन का तो हमें समझ आ जाता है। अब लेकिन वेज वाले क्या है? वेज वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वेज कैटेगरी में आते हैं, ये किन्हीं भी वस्तुओं को काटने या कि उनको 2 पार्ट्स में ब्रेक करने के काम आते हैं। क्लियर। 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। क्लियर। अभी हम इनके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अब जो पुले होता है, तो पुले किन्हीं भी चीजों को उठाने के लिए या पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल भी आपको क्लियर हो जाएगा यदि आपने इसको देखा है। तो व्हील्स लगे होंगे और हम उनको क्या करते हैं, पुल करते हैं किन्हीं भी चीजों को। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्क्रू।
नेक्स्ट है आपका स्क्रू, यानी कि स्क्रू वाले इक्विपमेंट्स होंगे जिसमें स्क्रू वगैरह का प्रॉपर्टी यूज किया गया होगा। क्लियर। अब पहला था आपका लीवर, यानी कि किन्हीं भी चीजों को नापने, आप ऐसा समझो कुछ तराजू जैसा। क्लियर। तराजू भी क्या है, एक तरह का लीवर वाला इक्विपमेंट कहलाएगा। तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनमें कंफ्यूजिंग क्या है, एक ये वाला है। क्लियर। एक ये वाला है, एक लीवर है, एक पुले आपको पता होना चाहिए, और एक स्क्रू वाला। इन दोनों तो इजी है, आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर। चलिए, तो हमारा जो है चाकू वो किस में आता है, हमारा चाकू या जो नाइफ है, नाइफ आता है बच्चों वेज एग्जांपल्स में। क्लियर। वेज टाइप जो आपके मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उसमें आता है नाइफ। ये क्या करते हैं, आप देख पा रहे हो, पहला एग्जांपल एक्स का लिया, कुल्हाड़ी का लिया। ये क्या कर रहा है, किन्हीं भी चीज को ब्रेक कर रहा है। नाइफ क्या करता है भाई, काटने के ही काम आता है, चीजों को दो पार्ट्स में ब्रेक करने के काम आता है। स्टॉपर भी क्या करता है, स्टॉपर भी किन्हीं चीजों को सेपरेट अलग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइम यदि आपसे पूछे कि एक्स किन कैटेगरी का मशीनरी है, तो आप आंसर दे पाओगे कि वो वेज का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। चलिए, तो अब आप तो आंसर दे ही पाओगे बच्चों कि किस कैटेगरी का है आपका नाइफ। नाइफ है हमारा वेज कैटेगरी का। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन द डायरेक्शन, जो कि स्वतंत्र रूप से चुंबक को यदि लटकाया जाए तो वह किन दिशा में क्या होगा, लटकेगा। क्लियर। यानी कि किस ओर संकेत करेगा, उसकी दिशा क्या होगी। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि यदि हम चुंबक को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकता है। कई बार बताया है, तो वह क्या होगा बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकेगा, क्योंकि हमारे अर्थ में भी एक मैग्नेटिज्म है। क्लियर। हमारे अर्थ में जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत बड़ा चुंबक है। क्लियर। अब उस चुंबक में है जिसकी वजह से हमने पृथ्वी पर एज्यूम किया 2 पोल है। क्लियर, नॉर्थ एंड साउथ। तो बस हमारा जब भी हम किसी भी चुंबक को क्या करते हैं, लटकाते हैं फ्रीली, तो वो भी क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों की चमकने का प्रमुख कारण क्या है। क्लियर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि तारों का जो चमकने का कारण है, व्हाई स्टार्स आर द ट्विंकलिंग। क्लियर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा है ना, ठीक है। तो अब बताओ क्यों हो रहा है, बचपन में तो पढ़ लिया पोएट्री। क्लियर। लेकिन अभी बताओ कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या कह रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूअसली, consequently the position of the stars images changes with respect to the time। कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, यानी कि परिवर्तित होता रहता है। परिणाम स्वरूप तारे का स्वरूप जो है समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं है। और भी देखते हैं क्या ऑप्शन है, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी के वायुमंडल में तारों का प्रकाश धूल कणों और वायु अणुओं के द्वारा प्रकीर्णित होता है। इट में भी प्रकाश। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से तारों की जो दूरी है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अब एक बात बताना मुझे, ठीक है। सपोज करो ये क्या है बच्चों, ये है आपके तारे। क्लियर। ये है आपका तारा, ठीक है। ये है कुछ तारे और यहां पर खड़े हो आप। क्लियर। यहां पर खड़े हो आप, ये यहां पर खड़े हो आप, समझो। क्लियर। ये हो आप। अब तारे इतनी दूर हैं, ठीक है, तारे इतनी दूर हैं आपसे कि एक बात बताइए मुझे, आपके और तारों के बीच में ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है इसमें तो बहुत सारी लेयर्स हैं। सभी को पता है बहुत सारी लेयर्स है कि नहीं है, है ना। एटमॉस्फेयर है हमारी, बहुत सारी लेयर है यहाँ पर। अब जब प्रकाश आपका आया ना बच्चों, यहां से आ रहा है। क्लियर। अब ये से यहां से मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सपोज करो यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां से चेंज हुआ, यहां से चेंज हुआ, यहां से चेंज हुआ,
यहां से चेंज हुई। यानी एक बात बताइए, आप तक पहुंचते पहुंचते प्रकाश की जो डायरेक्शन है वो कितनी चेंज हुई। यानी कि क्योंकि मैंने बताया है, जब हमने रिफ्रैक्शन अपवर्तन पढ़ा था तो कहा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो वो उस माध्यम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर लेता है। क्लियर। यदि वो विरल से सघन में गया तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यदि वो सघन से विरल की ओर आया तो अभिलंब से दूर हटेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअल उस टाइम की कंडीशन कैसी है ना, उस समय पर कैसा यहाँ इस एटमॉस्फेयर का माहौल बन रहा है जिस समय पे आप तारों को देख रहे हो। एक्चुअल में जब तारे जो है चमकने का जो रीजन है ना बच्चों, प्रकाश कुछ इतने अपवर्तन के पश्चात आप तक पहुंचता है जिसकी वजह से तारे आपको चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इससे अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, है ना। बढ़िया तारे बनाए, आपको बिठा दिया, ठीक है, आप किसी के ख्याल में बढ़िया डूबे हुए हो, हाँ, और बैठ करके क्या सोच रहे हो, अरे वाह, और आपको तारे टिमटिमाते हुए बढ़िया प्यार से दिखाई दे रहे हैं। तो अब उसके पीछे की साइंस भी जानो, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम भी निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें तो अपना इसका ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों। अपन ऑप्शन देंगे कि जो लाइट फ्रॉम द स्टार आ रही है ना, वो क्या होती है, वो प्रकीर्णित हो रही है बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल। बहुत सारे वहां पर अर्थ एटमॉस्फेयर है जो आपका, उस पर क्या हो रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, उसकी एटमॉस्फेरिक लेयर बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से आपका प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, व्हाइल वॉचिंग 3D मूवीज व्हाई वी वेयर 3D ग्लासेस। क्लियर। जब हम 3D मूवीज देखते हैं तो हम 3D ग्लासेस क्यों पहनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। पहले भी कहा है मैंने, कई बार कहा है, साइंस को हमें खुद में फील करना होगा। साइंस को हमें खुद में फील करना होगा, तभी हम साइंस में पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं बच्चों। यदि आप उसको फील करके अपनी डेली लाइफ से जोड़ोगे तो आप हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे पाओगे। अब जैसे आपने 3D वाला ये क्वेश्चन देखा, अब इस 3D वाले क्वेश्चन में बेटा आप जब भी मूवीज तो देखें भाई, कई लोग गए होंगे, ठीक है, 3D ग्लासेस पहने होंगे, मूवीज देखे होंगे, लेकिन उसके पीछे की साइंस को आप फील करना जो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा है लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? हमने पढ़ा है ये चीज कि हमारा जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्लियर कर दूं, बहुत मस्त लग रहा है ना। चलो तारों को हटाते हैं, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, नहीं, तारों से बाहर के शहर में, है ना, बाहर के क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या देख रहे थे अपन, तुम लोग भुलवा देते हो यार। हाँ, कहाँ थे अपन, ये देख रहे थे कि 3D मूवीज के। अब एक बात बताइए मुझे, हमारा जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जब आ रही है, एक बात बताइए, जो बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब से प्रकाश आता है, वो क्या होता है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि प्रकाश जो है ना आपका, प्रकाश जो है ना आपका किसी भी डायरेक्शन में, क्लियर, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, इतनी सारी डायरेक्शन बनाई मैंने, इतनी सारी डायरेक्शन बनाई क्योंकि ये जो है ना आपका, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट मैम, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि प्रकाश यहां से निकल तो रहा है लेकिन वो पूरी डायरेक्शंस में जा रहा है। आप बता नहीं सकते कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, वो सारी डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये हुआ आपका अनपोलराइज्ड लाइट। जब मैं बात करूं कि इस यदि अनपोलराइज्ड को मुझे पोलराइज्ड करना है तो हम पोलराइजर यूज
यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पोलराइजर के थ्रू हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों? हम कर देते हैं कन्वर्ट पोलराइज्ड लाइट में। ध्यान देना, हम करते हैं कन्वर्ट पोलराइज्ड लाइट में। और जो आपका पोलराइज्ड लाइट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पोलराइजर यूज किया है। यदि आपने वर्टिकल पोलराइजर यूज किया तो आपकी लाइट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी। यदि आपने हॉरिजॉन्टल पोलराइजर यूज किया तो लाइट आपकी हॉरिजॉन्टली क्या ट्रेवल करेगी। सपोज करो कि अनपोलराइज्ड लाइट को हमने पोलराइजर यूज करके उसको क्या कर दिया? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पोलराइज्ड लाइट कैसी भी हो सकती है बच्चों, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, किसी भी तरीके की हो सकती है। यदि वर्टिकल होगी तो वो ऐसे ट्रेवल करेगी, है ना, वर्टिकली ट्रेवल करेगी लाइट। यदि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगी। यदि सर्कुलर है तो वो कुछ सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी। क्लियर? अब हमें बस इतना समझना है कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड किया गया है ना। कैसे करते हैं? हम पोलराइजर के थ्रू करते हैं। यही पोलराइजर आपके चश्मों में लगा होता है, 3D चश्मों में, क्योंकि जब आप 3D मूवीज देख रहे होते हो तो उसमें कुछ आपकी जो इमेजेस हैं वो वर्टिकली पोलराइज्ड होती हैं, कुछ आपकी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होती हैं। तो आपकी जो लेफ्ट आई है वो होती है वर्टिकल पोलराइज्ड। यानी कि जैसे आप एक बात समझो, आपने चश्मा लगाया, क्लियर? अब आपने जब चश्मा लगाया 3D वाला, तो जो आपको सामने इमेज दिख रही है ना, तो उसमें से लेफ्ट आई जो है आपकी वो वर्टिकल पोलराइज्ड इमेजेस हैं उनको कैच करेगा, और राइट आई जो है आपकी वो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट जो है उनको कैच करेगी। दोनों आईज ने डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट को कैच किया और दिमाग को सिग्नल भेजा, दिमाग ने दोनों को कंबाइन करके आपको 3D इमेज दिखा दी। क्लियर? कुछ क्लियर हुआ बच्चों? आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। ये कभी ना भूले, ताकि इसलिए कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वरना इसकी इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन था आपका कि हम सिनेमा हॉल में 3D मूवी देखते समय स्पेशल ग्लासेस क्यों पहनते हैं। यदि आप नहीं पहनोगे तो वो वैसे ही धुंधला ब्लर दिखता रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आईज ना भाई, अनपोलराइज्ड लाइट हम देख पा रहे हैं ना, क्या हम पोलराइज्ड को कैसे देख पाएंगे? और ऊपर से दो पोलराइजेशन है वहां पर, तो कैसे करोगे आप? वो करेगा आपका चश्मा। तो क्या ऑप्शन सही होने वाला? आइए देखते हैं। द ग्लासेस अलाउ आवर लेफ्ट एंड राइट आईज टू सी डिफरेंट इमेजेस। दूसरा है 3D इमेजेस। 3D मूवीज जो है स्पेशल कलर की होती हैं, जो कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। 3D मूवीज आर ब्राइटर, ये भी वाहियात है। द ग्लासेस अलाउ बोथ द आईज टू सी सिमिलर इमेजेस, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ग्लास है, जो चश्मा है, वो अलाउ करता है लेफ्ट एंड राइट आई को टू सी डिफरेंट इमेजेस। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। डिफरेंट इमेजेस का मतलब ही है बच्चों, डिफरेंट इमेजेस का मतलब ही है कि दो पोलराइज्ड, एक है आपका वर्टिकली पोलराइज्ड, एक है आपका हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। इन दोनों को मिला करके दिमाग को सिग्नल दिया और आपने देखा क्या? 3D इमेजेस। क्लियर? तो कभी भूलेगा तो नहीं, हमेशा याद रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं। कह रहा है स्पेसक्राफ्ट नीड्स अ स्पीड ऑफ ओवर ब्लैंक टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी। क्लियर? अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने के लिए निम्नलिखित में से कितने वेग की आवश्यकता होती है? 4 वेग दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कितना वेग चाहिए होता है उस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से भाग जाने के लिए? पलायन का मतलब होता है यहां से आपने भेजा या फेंका तो वो वस्तु या चीज लौट कर यहां पर नहीं आई ग्रेविटी में। क्लियर? तो पलायन करने के लिए जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो होती है, कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, वो होती है 40,000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40,000 किलोमीटर
पर आवर। अब नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो, हम ये तो देख ही रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन हम ये ज्यादा देखें बच्चों, इस बात पे आप ज्यादा फोकस करना कि नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन से क्या बन सकता है। जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ने लगोगे क्वेश्चंस को कि अभी तो ये पूछा, इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किलोमीटर पर आवर की जगह पूछ ले पर सेकंड स्पीड कितनी है इसकी। तो आपको पता होना चाहिए 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है। समझ रहे हो, एक सेकंड में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, जितना कि नॉर्मली कई बार गाड़ियों का एवरेज भी होता है ना। तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है या पलायन करता है। चलिए, इस दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इन दोनों ही बातों को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही ऑप्शन पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, if two plane mirrors are kept at an angle of 120 degree to each other, then how many images are formed? Clear? यदि दो आपके समतल दर्पण है, कौन से हैं? समतल दर्पण की बात हो रही, प्लेन मिरर्स की बात हो रही है। प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखे गए हैं 120 डिग्री के कोण पर। दो प्लेन मिरर हैं, लेकिन जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री के एंगल पर प्लेन मिरर्स रखे गए हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट क्या होगा, कितनी चित्रों का निर्माण होगा। नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन कितना होगा, ये पूछा है आपसे। तो जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन पूछा है, तो आइए पहले देखें कि फॉर्मूला क्या होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला कहता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला कहता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी टोटल जो एंगल है आपका 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लिखा मैंने 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। दिस इज द फॉर्मूला दैट हाउ वी फाइंड दैट हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्मिंग बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। क्लियर? अब वो एंगल चेंज होता है, एंगल कितना चेंज हो रहा है, बस हमें थीटा की वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखें कितना आंसर आ रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का पूछा है आपने 360 बटा थीटा कितना दिया क्वेश्चन में? थीटा दिया है 120 डिग्री। ध्यान देना, 120 डिग्री -1 किया हमने, तो 12 3 जा 36, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इमेजेस बनेंगी। यदि एंगल चेंज करेगा तो नेक्स्ट टाइम आप निकाल लोगे ना बच्चों, निकाल लोगे ना। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, 360 डिग्री अपॉन थीटा रखना है आपको। थीटा वैल्यू कुछ भी हो सकती है नेक्स्ट टाइम। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, अपना आंसर आ गया। 2 इमेजेस बनेंगी। कितने इमेजेस का निर्माण होगा? 2 इमेजेस का। क्लियर? अब यदि थीटा इज इक्वल टू चेंज होता जाए, 60 हो जाए, 65 हो जाए, 90 हो जाए, कितना भी हो जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस अपन निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग लिफ्ट ऑन अ पर्सन। यदि कोई वस्तु लिफ्ट में है, क्लियर? लिफ्ट में तो सभी लोग चढ़े हैं आजकल, है ना। 99% जनता ने आजकल मुझे लगता है लिफ्ट का उपयोग किया होगा, है ना। तो बहुत एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, लिफ्ट में यदि आप जाते हैं तो इतना तो फील किया है ना आप सभी ने कि लिफ्ट में यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो आप खुद को थोड़ा सा भारी महसूस करते हैं, और यदि आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं तो आप स्वयं को हल्का महसूस करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है यदि व्यक्ति गतिमान है लिफ्ट में तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, इसने तो पूछा ही नहीं कि आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो। कोई बात नहीं, तो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, या बढ़ या घट सकता है। देखो भाई, यदि कहता आप ऊपर जा रहे हैं तो होता ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यदि कहता नीचे आ रहे हैं तो होता ऑप्शन बी विल करेक्ट। यदि कहता लिफ्ट ही रुक गई बीच में, देन होता ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर? लेकिन यदि
आपका कह रहा है कुछ बताया ही नहीं कि आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो। इट मीन्स क्या होगा, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। आपका वेट बढ़ भी सकता है, घटा भी हो सकता है, यानी कि होंगी तो दोनों चीजें, ठीक है। यदि आप लेफ्ट में हो तो होगा तो या कि वेट बढ़ेगा या कि वेट घटेगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। क्लियर? बहुत इजी है, आप खुद आंसर दे पाओगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। चलो मैम को खुश करते हुए आंसर दे दो और कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो क्या है इसका आंसर। मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। आप रिस्पॉन्स करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगी। क्लियर? क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको मैंने, बहुत अच्छे तरीके से। बताइए जल्दी। आ गया आंसर, बन गया। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। अब है चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन एंड निकल। जैसे ही मेटल्स आ जाती है तो उतना तो हमें समझ आता है कि मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो एल्यूमिनियम, अब भाई टंगस्टन तो बल्ब में ही लगाया जाता है और बल्ब में जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का है। इट मींस उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही रही है। क्लियर? तो ये तो वैसे ही हो गया। अब निकेल, एल्यूमिनियम, ये सभी जो हैं इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं या पोर्सिलिन जो है एक तरीके का इंसुलेटर या विद्युत रोधी होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत रोधी बोलूं मैं या कि इसी को कहूंगी विद्युत रोधी कहूं या कि इंसुलेटर कहूं, एक ही बात है। क्या है? इंसुलेटर या विद्युत रोधी। तो क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कि कुचालक है। तो कुचालक है पहला नंबर, क्या? विद्युत रोधी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंफ्रारेड वेव्स आर, अब अवरक्त किरणें क्या हैं। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स क्या है। लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो मैं आपको बता दूं कि इंफ्रारेड रेस जो हैं, आपकी इंफ्रारेड रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं बच्चों। क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, और 4 ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एक आवेशित उपपरमाणु कण है जो उदासीन होता है। कहीं से कहीं तक इलेक्ट्रॉन उदासीन नहीं होता। क्लियर? तो ये ऑप्शन वैसे ही खत्म। नेक्स्ट है एक धनावेशित उपपरमाणु कण होता है। धनावेशित भी नहीं होता है यार। क्लियर? एक ऋणावेशित उपपरमाणु, यस ऋणावेशित होता है। एक उपपरमाणु कण जिसका आवेश शून्य हो, ऐसा भी नहीं है। क्लियर? तो क्या ऑप्शन होगा? क्लियरली दिख रहा है बच्चों, जो ऋणावेशित, ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें नेट चार्ज आपका नेगेटिव होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इतना तो एकदम वेल नोन है हम सभी को, है ना? क्लियर? तो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड देन टू मेंटेन द सेम वोल्टेज फ्लो ऑफ करंट विल बी। बहुत ही इजी सवाल। देखो बच्चों, ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ना? V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है सेम वोल्टेज, इस पॉइंट पे जाना, जिस पॉइंट को आप मिस करोगे उसी पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स हमें मिस नहीं करने हैं। कह रहा है सेम वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज सेम बोला यानी कि हो गया क्या? हो गया वोल्टेज कांस्टेंट। बच्चों हो गया वोल्टेज कांस्टेंट। और यदि वोल्टेज कांस्टेंट है तो I और R तो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार।
क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्लियरली दिख रहा है। तो क्या कह रहा है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध दुगुना हो रहा है तो करंट आधी होगी, दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि आप डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो मुंह से तो कर लो, क्योंकि भाई डायरेक्टली में ही आपकी भलाई है, आंसर आ जाना है। क्लियर, लेकिन यदि तो भी टफ लग रहा है तो बस इतना आपने देखा कि I प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। अब हमारा ठीक है I यदि जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर, अब I1 ले लो, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा, पहले कह रहा है आपको करंट निकालनी है। पहला, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड, पहले रेजिस्टेंस कितना था 1/R1। क्लियर, अब I2 इज इक्वल टू कितना कह रहा है, रेजिस्टेंस को इसने किया डबल, कितना कर दिया, पहले का कर दिया 2 गुना, पहले का कर दिया 2 गुना, रेजिस्टेंस जितना था उसका हमने कर दिया डबल। अब आप दोनों को कर दो डिवाइड, तो रिलेशनशिप जो आ जाएगा ना बच्चा, I1/I2 कर दो, I1/I2 दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2/1 आ जाएगा, और आप देखोगे कि I1 इज इक्वल टू 2I2, यानी कि जो करंट आपकी I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यदि रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट आधी हो जाएगी, है ना, रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट आधी हो जाएगी। तो I2 इज इक्वल टू आ रहा है I1/2, यानी कि आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो बच्चों कि जो आपकी नई करंट I2 कितनी हो गई, आधी हो गई। इतना कुछ करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, मैं सच बता रही हूँ। यदि आपको यदि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऐसा कुछ करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ आप V इज इक्वल टू IR लगाए, वोल्टेज कांस्टेंट बोल दिया, इट मींस वोल्टेज पे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। अब क्वेश्चन में क्या, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड, अब यदि आपने प्रतिरोध को कर दिया है बच्चों 2 गुना, ध्यान देना 2 गुना किया तो सीधे से समझो कि करंट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब इफ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, दुगुना बढ़ रहा है, तो एक कॉमन सेंस भी लगाना, क्योंकि आधी का 2 बार ऑप्शन है, ये मत कर देना कि आधी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, में आप कंफ्यूज मत हो जाना। भाई प्रतिरोध बढ़ने से करंट तो घटती है, ये बात तो वेल नोन है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड इट मींस करंट हमारी आधी घट जाएगी, यानी कि यहां पर आपको 2 चीजों पर दिमाग लगाना था। क्लियर, 2 चीजों पर फोकस करना था। आपने ये आधी तो निकाला, साथ ही घट जाएगी, इस बात पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आप मिस्टेक करके आ जाओगे, यानी कि आपने सॉल्व सही किया लेकिन आप कई बार हड़बड़ाहट में लगा देते हैं आधी बढ़ जाएगी। नहीं, जैसे ही आपका प्रतिरोध हुआ डबल तो करंट हो जाएगी आधी और घट भी जाएगी। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो रेटिना से रिलेटेड क्वेश्चन है और कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। तो आपके 4 ऑप्शन है बच्चों, क्या क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज इन्वर्टेड, क्लियर, दूसरा है इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल इमेज, थर्ड है इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज सिमिलर और ओरिजिनल इमेज, चौथा ऑप्शन है इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज स्मॉल। अब इतना हमें पता है कि हमारी जो प्यारी सी आंखें होती हैं वो किसकी भांति कार्य करती हैं बच्चों, ये क्या हुआ, कलर ही चेंज हो गया, वो जो किस भांति कार्य करती हैं, वो जो होती हैं हमारी जो आंखें हैं वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करती हैं। किस तरीके की, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करती है हमारी जो आंख होती है। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना रेटिना पर, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। क्या होता है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज इन्वर्टेड, क्योंकि रेटिना जो है एक कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट, है ना, नीचे जो 4 दिए गए हैं वो परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड है या नहीं, कौन सा नहीं है हमें बताना है। निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक के समान गुण नहीं है। ये तो बहुत
इजी सवाल है, लेकिन एक ऑप्शन हमें बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? भाई निकल, आयरन, एल्यूमिनियम, लोडस्टोन, 4 ऑप्शन है। क्लियर? निकल भी कहीं ना कहीं आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, इसमें भी क्या होती है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है बच्चों। क्लियर? आयरन में तो होता ही है भाई स्थायी चुंबकत्व, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कोई दो राय है क्या? बताओ, नहीं है। लोडस्टोन जो है वो लोहे का एक प्राकृतिक फॉर्म है, समझ रहे हो, लोहे का एक प्राकृतिक रूप है, तो ये भी जो है इसमें भी स्थायी चुंबकत्व तो होता है। तो अब ऑप्शन एक ही बचा एल्यूमिनियम की, जो जिसमें आपका स्थायी चुंबकत्व का गुण नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच शो प्रॉपर्टी अपोजिट टू द जनरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से भिन्न व्यवहार होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं, भैया अपोजिट बोला तो वैसे भी हम चले जाएंगे, एंटी मैटर या प्रतिकण कहलाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहलाते हैं? एंटी मैटर या प्रतिकण कहलाते हैं, जो एक दूसरे से टोटली भिन्न व्यवहार करते हैं। क्लियर? कहते हैं ना, ये उसका प्रतिद्वंदी है यार, एक दूसरे से एकदम भिन्न व्यवहार करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रिसर्चर रिसेंटली डिस्प्यूटेड आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन इक्वल टू mc² इनएडिक्वेट एंड वैलिड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। निम्नलिखित में से कौन से वे इंडियन वैज्ञानिक हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रिसेंट में ही एक थ्योरी दी कि जो E = mc² है वह कुछ अपर्याप्त कंडीशन में ही सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो कह रहे भारतीय शोधकर्ता कौन है जिन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी को थोड़ा सा विवादित साबित करने की कोशिश करी? तो वो है हमारे शिमला के रहने वाले हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी। कौन है बच्चों? अजय शर्मा जी, जो मूल निवासी हैं हमारे शिमला के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पेपर जारी किया। क्लियर? इन्होंने रिसर्च करके एक पेपर जारी किया और बताया कि E = mc² थोड़ा सा विवादित है। क्लियर? तो जो बताया इन्होंने वह समीकरण, उसको जब अपर्याप्त कहा तो वहां के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करके बताया कि जो अजय शर्मा जी ने बताया है वह कुछ लिमिटेड कंडीशन में ही सही है, हर एक कंडीशन में सही नहीं है। क्लियर? लेकिन वो साइंटिस्ट कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, अपने क्वेश्चन पूछा गया है तो हम कहेंगे अजय शर्मा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डॉक्टर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? पहला कह रहा है ही वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1954, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर? ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1930, ये भी बिल्कुल सही है। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु इन, ये क्या भाई 188 नहीं 1988 में पैदा हुए, ऐसा कह रहा है। ही वॉज नाइटेड इन 1987, ये भी बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं दिख रहा है? सब 1900 में इन्होंने ये उपाधियां अर्जित की और 1988 में पैदा हो जाएंगे क्या? कैसे पॉसिबल है? 5 साल में 88 में पैदा हुए और 87 में इन्होंने ये उपाधि ले ली, ठीक है, 54 में ये ले लिया, 30 पे ये ले लिया, नहीं पॉसिबल है ना, गलत लिखा है वहां पर। ठीक है, उन्होंने 1888 में जन्म लिया था। कब लिया था बच्चों? लिया तो तमिलनाडु में था, ये बात बिल्कुल सही है और ये बात आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है यहाँ पर, ताकि आप तमिलनाडु देखते ही ना एकदम आंसर टिक मारो और गलत कर दो। क्लियर? तो भैया आपको 1988 भी देखना है यहाँ पर ध्यान से कि वो पैदा हुए थे 1888 में, है ना। तो एक एक बारीकियों को पकड़ना है, तभी हम पूरे मार्क्स गेन करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए, ये था आज का हमारा फुल एनर्जेटिक सेशन ऑफ साइंस। क्लियर? जिसमें हमने फिजिक्स के कुछ मस्त सवाल देखे, है ना। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। तब तक के लिए बढ़िया से ऐसे ही पढ़ते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू क्लास।